हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उस चैनल में जहां मिलता है आपको बीएससी से रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस, उसके थियरम्स, उसके प्रूफ्स, सॉल्व न्यूमेरिकल्स और एग्जाम में क्या लिख के आना है आपको उसके लिए नोट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, जिसे सेमेस्टर वाइज सिलेबस कर दिया गया। उसमें पढ़ रहे हैं हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि वेक्टर्स क्या हैं और स्केलर्स क्या हैं। तो आज हमें पढ़ना है इससे रिलेटेड सम डेफिनेशंस, और कभी कभी इस नाम से भी आता है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कहा जा सकता है, टाइप ऑफ वेक्टर्स, लेकिन ये एक्चुअल में सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेक्टर्स। तो बात करें, अगर पीछे वाली बातें को दोहराएं कि हम लोग क्या पढ़े हैं, तो हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर्स में होगा, वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनमें रहेगा मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मतलब वेक्टर जिसे कहा जाता है सदिश। सदिश में रहेगा परिमाण और दिशा, सदिश में रहेगा परिमाण और दिशा। दूसरी बात हम पढ़े हैं कि स्केलर्स क्या होते हैं। स्केलर्स को कहा जाता है अदिश। तो अदिश राशियाँ क्या होंगी? अदिश राशियाँ वे राशियाँ होंगी जिनमें होगा केवल और केवल मैग्नीट्यूड, इसमें दिशा नहीं होगा, जिसमें होगा केवल और केवल मैग्नीट्यूड, परिमाण ही होगा, दिशा नहीं होगा, उन्हें कहेंगे अदिश राशियाँ। अदिश मतलब दिशा नहीं, सदिश मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा। इतनी बात हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो डायरेक्शन हम जानते हैं, इस प्रकार से अगर ये बना लिया जाए, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और इधर हो गया डाउनवर्ड साइड में ये बना लिया गया साउथ। अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि मेरे घर से मेरा विद्यालय 2 किलोमीटर दूर है, तो ये हुआ अदिश राशि, क्योंकि इसमें कोई दिशा की बात नहीं कही गई है, और व्यक्ति खोजते खोजते परेशान हो जाएगा कि 2 किलोमीटर दूर है तो, लेकिन है किधर। जैसे ये कहा जाए ये किसी व्यक्ति का घर हो गया, और ये बता रहे हैं कि यहाँ से जो हमारा विद्यालय है वो है 2 किलोमीटर दूर। ये हो गया घर, ये किसी व्यक्ति का घर बन गया, ये तो बना लिया गया इनका घर, ये हो गया घर, होम, स्वीट होम। अब इसके बाद यहाँ से जो इनका विद्यालय है वो 2 किलोमीटर दूर है, तो 2 किलोमीटर दूर वो इस रेंज में, मान लिया गया अगर 2 किलोमीटर यहाँ तक पड़ रहा है, तो ये 2 किलोमीटर के रेंज में कहाँ होगा नहीं पता। ये 2 किलोमीटर के रेंज में एक सरकमफेरेंस बनाए इसी फिक्स रेडियस के लिए, 2 किलोमीटर के रेडियस के लिए, तो उनका घर से जो विद्यालय है वो कहीं भी पड़ सकता है। लेकिन अगर कहा जाए कि मेरा विद्यालय मेरे घर से 2 किलोमीटर पूरब दिशा में है, तो ये घर है, पूरब दिशा इधर है, पूरब दिशा इधर है, तो यहाँ ये विद्यालय इसका मिल जाएगा, ये बन गया विद्यालय, स्कूल। तो अब अगर ये बात कही जाए कि मेरा विद्यालय 2 किलोमीटर दूर है, तो ये हो गया अदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा नहीं है। लेकिन दूसरी बात को अगर थोड़े से लफ्ज़ों का अदला बदली कर दिया गया, इसमें थोड़े से लफ्ज़ बढ़ा दिए गए, बस एक शब्द बढ़ा दिया गया इसमें कि दिशा के साथ, तो अब उसके बाद मेरा विद्यालय मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर पूरब दिशा में है, तो इधर पूरब दिशा में अब विद्यालय आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो सदिश राशियां वे राशियां हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहेगा, जैसे 2 किलोमीटर पूर्व, 2 किलोमीटर ईस्ट। और स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड रहेगा, और केवल मैग्नीट्यूड रहेगा, इसे कहें केवल 2 किलोमीटर अवे। स्कूल कहाँ है? 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द होम, तो केवल 2 किलोमीटर है, केवल और केवल इसमें मैग्नीट्यूड है, तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। इतनी बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट रहेगा, और एक्सियल वेक्टर्स जो है वो रोटेशनल टाइप होते हैं, तो वो हो गया एक्सियल वेक्टर्स, और पोलर वेक्टर में एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। तो वेक्टर्स के ये बारे में हो गया। अब बात करते हैं इनके रिप्रेजेंटेशन की। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए ये डायरेक्शन के लिए बना लिया गया, मान लिया क्या कोई ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
50 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसमें तो डायरेक्शन हो गया। दूसरा चीज़, इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो यह 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसे रिप्रेजेंट करना होगा। रिप्रेजेंट करने के लिए 10 किलोमीटर पर आवर को 10 किलोमीटर पर आवर को कहा जा सकता है 1 सेंटीमीटर। तो 10 किलोमीटर पर आवर को 1 सेंटीमीटर, तो 20 किलोमीटर पर आवर को 2 सेंटीमीटर, ऐसे 50 किलोमीटर पर आवर को 5 सेंटीमीटर। तो जो एरो बनाएंगे इस प्रकार से एरो बना लिया गया। इसकी लेंथ कितनी रहेगी? इसकी लेंथ रहेगी 5 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5। वे सेंटीमीटर की लेंथ तो बहुत ज़्यादा यहाँ दिखाई गई है, लेकिन सपोज कर रहे हैं सेंटीमीटर ही है। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर लेंथ बन गया। तो 5 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट करेगा? 50 किलोमीटर पर आवर। और इस डायरेक्शन में इसे बना लिया गया। तो ईस्ट डायरेक्शन में ये डायरेक्शन भी शो कर रहा है। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ ओ था, तो इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ ओ है। मान लिया गया ये ए तक पहुँच गया। तो ओ ए, अब इसे वेक्टर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करने के लिए लिखेंगे ओ ए वेक्टर या वेक्टर ओ ए। इस प्रकार से इसे लिख लिया गया ओ ए वेक्टर। अब अगर फोर्स है तो फोर्स वेक्टर अगर लिखना हो, ये तो स्पीड के लिए लिख लिया गया कि ओ ए। अब किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जितनी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी उसके हिसाब से उसके लिए बनाएंगे एरो, उसके लिए बनाएंगे उसका लेंथ, मैग्नीट्यूड के हिसाब से उसका रहेगा लेंथ और डायरेक्शन के हिसाब से उसका रहेगा एरो। जैसे फोर्स वेक्टर अगर लिखना हो, फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो, फोर्स वेक्टर, तो इसे कहेंगे एफ वेक्टर। तो ये हो गया एफ वेक्टर। तो वेक्टर के ऊपर अगर किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर अगर एरो लगा दें तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो वेक्टर हमें यूज़ करने के लिए या तो इसे बोल्ड लेटर में लिखा जाए, तो बोल्ड लेटर में हमें उसे अलग अलग स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे, बार बार पेन चेंज करना होगा, तो हम लोग बार बार इसके ऊपर एरो लगा के लिखेंगे। तो फोर्स वेक्टर को लिखने के लिए एफ के ऊपर एक एरो बना दिया गया। इसी को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है। किसी भी वेक्टर को अगर ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना तो ये हो जाएगा वेक्टर ए, बी को रिप्रेजेंट करना है वेक्टर बी, सी को रिप्रेजेंट करना है वेक्टर सी। इस प्रकार से सबको अलग अलग तरीके से जो भी वैल्यू रहेगी उसे लिखा जा सकता है। तो अब बात हो गई वेक्टर्स की, स्केलर क्वांटिटीज़ की, और उसके बाद दोनों का अलग अलग हम समझ गए कि डायरेक्शन किस में रहेगा, वेक्टर्स में डायरेक्शन रहेगा, स्केलर्स में डायरेक्शन नहीं रहेगा। इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेफिनीशंस रिलेटेड टू वेक्टर अलजेब्रा, और यही से हमारे टॉपिक की मुख्य शुरुआत होती है। तो कह दें इम्पॉर्टेंट डेफिनीशंस रिलेटेड टू वेक्टर अलजेब्रा। इम्पॉर्टेंट डेफिनीशंस related to vector algebra। तो इसमें हमें कई टाइप्स पढ़ने हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, उन्हें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें तो बहुत प्रकार है, जैसे ज़ीरो वेक्टर क्या है, नल वेक्टर्स, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर्स क्या हैं, इक्वल वेक्टर्स क्या हैं, किसी भी वेक्टर का नेगेटिव कैसे फाइंड करेंगे, मॉडुलस वेक्टर क्या है, फिर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या हैं, फिर उसके बाद कोप्लेनर वेक्टर्स क्या हैं, कोलीनियर वेक्टर्स कैसे होते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स कौन कौन से हैं या किस प्रकार से रहेंगे, को टर्मिनस वेक्टर कौन कौन से रहेंगे। इस प्रकार से बहुत टाइप के वेक्टर्स हमें पढ़ने हैं। तो सबको इकट्ठे न लिख के हम लोग बारी बारी से सबको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, फर्स्ट हेडिंग लिखें जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। नल वेक्टर या कह लें इसे जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर तो नल माने कुछ नहीं, खाली, जीरो मतलब भी जीरो। तो किसी भी वेक्टर का जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, तो ऐसा वेक्टर, ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड
ज़ीरो हो, जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो उसे कहेंगे नल वेक्टर, उसे कहेंगे नल वेक्टर। तो ए की वैल्यू ही ज़ीरो हो गई, उसका मैग्नीट्यूड ही ज़ीरो हो गया, तो उसे कहेंगे नल वेक्टर। दूसरे वेक्टर की बात करते हैं। दूसरे वेक्टर की बात करें, कह लिया गया, मान लिया गया इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे? समान सदिश। हिंदी में अगर इसे कहें तो कह सकते हैं इक्वल माने बराबर, समान, और वेक्टर्स माने सदिश। समान सदिश क्या होंगे? तो ऐसे दो सदिश जिनका मैग्नीट्यूड तो बराबर हो, जैसे मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, ये इतना बड़ा ये भी तीर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों ईस्ट डायरेक्शन में वर्क भी कर रहे हैं, तो इन दोनों को कहा जाएगा इक्वल वेक्टर्स। तो ये हो गया वेक्टर ए और दूसरा ये हो गया वेक्टर बी। अगर दो वेक्टर्स दिए गए हैं अगर उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है और उनका डायरेक्शन, दिशा भी सेम टू सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को कहा जाएगा इक्वल वेक्टर्स। तो दोज वेक्टर्स which have equal magnitude and same direction, are called के बाद तो आप लिख ही लेंगे are called equal vectors। बचा ही कितना, लिख ही दे रहे, are called equal vectors। जैसे यहाँ दिया गया वेक्टर ए और वेक्टर बी आर इक्वल होने के लिए क्या होगा? इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी बराबर होना चाहिए, मतलब लेंथ ऑफ एरो शुड बी इक्वल। तो लेंथ बराबर रहेगा मतलब उसका मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा और दोनों का डायरेक्शन भी सेम रहेगा, तब उसे कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर बनाया भी जा सकता है। मान लिया गया कोई वेक्टर ए दिया गया है, केवल ए वेक्टर ही दिया गया है, अब इसके बराबर का हमें दूसरा कोई इक्वल वेक्टर बनाना है। तो इक्वल वेक्टर बनाने के लिए जितना भी इसका मैग्नीट्यूड रहेगा वेक्टर ए का, उतना मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर बनाएंगे और जो इस वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा उसी डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो नया वेक्टर बनेगा वो बनेगा इसके इक्वल वेक्टर। तो ये हो गया इक्वल वेक्टर। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है नेगेटिव ऑफ वेक्टर या कहें नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? जैसे ए का ही नेगेटिव वेक्टर बनाना हो, अगर नेगेटिव वेक्टर बनाना हो तो ए का नेगेटिव वेक्टर बनाने के लिए क्या करें कि इसी के ठीक बराबर मैग्नीट्यूड रखें, लेकिन इसका डायरेक्शन बदल दें, डायरेक्शन इधर से करके इधर कर दिया जाए, तो इसे कहा जाएगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं और उसे लिखते हैं कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट डेफिनिशंस रिलेटेड टू वेक्टर अलजेब्रा। इसमें 10-11 टाइप पढ़ेंगे जो हमारे मुख्य काम के, उनके बारे में पूरी चर्चा की जाएगी। इसमें हो गया नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड रहेगा 0, दूसरा हो गया इक्वल वेक्टर, दोज वेक्टर्स वे सदिश या those vectors which have equal magnitude and same direction, मतलब वे सदिश जिनका परिमाण बराबर हो तथा दिशा सेम हो, दिशा एक समान हो, एक ही दिशा में कार्य कर रहे हो, उन सदिशों को कहा जाएगा इक्वल सदिश या फिर समान सदिश। अब बात करते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स, तो इसे आप नोट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स। अब बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर्स की। तो नेगेटिव वेक्टर के लिए मान लिया गया एक वेक्टर या कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन अगर ड्रॉ करें, इधर हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब कोई ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 मीटर पर सेकेंड ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 3 मीटर पर सेकेंड।
ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो 3 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर इसके नेगेटिव वेक्टर की बात करें तो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ही अगर वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो उसे कहेंगे उसका नेगेटिव वेक्टर। तो अगर इसे बनाना होगा वेस्ट डायरेक्शन में तो इसे बनाने के लिए इस प्रकार से, और ये 3 मीटर पर सेकेंड तो शो कर ही रहा है, लेकिन ये जो डायरेक्शन इसका हो गया ये हो गया वेस्ट डायरेक्शन में। तो दो वेक्टर्स को नेगेटिव वेक्टर्स कब कहेंगे? जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट हो, तो इन वेक्टर्स को कहा जाएगा नेगेटिव वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर को दूसरे का नेगेटिव कहा जाएगा और दूसरे वेक्टर को पहले का नेगेटिव वेक्टर कहा जाएगा। तो कह सकते हैं टू वेक्टर्स आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर कॉल्ड two vectors are called negative vectors of each other। दोनों के ही नेगेटिव एक दूसरे को कहेंगे of each other if they have इक्वल मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, दोनों का परिमाण बराबर रहेगा, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो दो वेक्टर्स को कहा जाएगा नेगेटिव वेक्टर्स यदि उनके मैग्नीट्यूड तो बराबर हो लेकिन उनकी जो डायरेक्शन हो अपोजिट हो, जैसे इस प्रकार से। ये मान लिया गया 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ईस्ट डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसे कहा जाए वेक्टर ए। ऊपर वाले को जो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसे कहा गया वेक्टर ए, और जो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसे कहा जाए अगर वेक्टर बी, तो वेक्टर ए जो है वो बी का अपोजिट है और वेक्टर बी जो है वो ए का अपोजिट है। तो दो वेक्टर्स को अपोजिट नेगेटिव कब कहा जाएगा? मतलब वेक्टर ए जो है वो बी का नेगेटिव है और वेक्टर बी जो है वो ए का नेगेटिव है। तो दो वेक्टर्स को नेगेटिव वेक्टर्स कब कहा जाएगा? एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर तब कहा जाएगा जब उनके मैग्नीट्यूड बराबर हो लेकिन उनकी डायरेक्शंस अलग अलग हो, अपोजिट हो। तो बट अपोजिट डायरेक्शन या एंड अपोजिट डायरेक्शन भी कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। कि टू वेक्टर्स आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शंस। तो डायरेक्शन बना लिए, एक ईस्ट में और दूसरा वेस्ट में मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ये है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ये फाइंड करना है, हमें ये समझना होगा कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर होता क्या है, क्योंकि इसका होगा आगे के टर्म्स में बहुत ज़्यादा उपयोग। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर होता क्या है? तो किसी भी वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड होता है उसे ही कहा जाता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन छोड़ दिया जाए तो जो मैग्नीट्यूड होता है उसे कहा जाता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। जैसे यहीं पे एक वेक्टर 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये तो हो गया वेक्टर 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर इसके मैग्नीट्यूड को केवल पकड़ें 3 मीटर पर सेकेंड तो ये कहा जाएगा इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर किसे कहेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर। कह लें कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर is called modulus of vector, तो जैसे कोई वेक्टर दिया गया है ए, वेक्टर ए, अगर इसका मॉडुलस फाइंड करें तो मॉडुलस ऑफ
मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसे लिखा जाएगा वेक्टर ए का ये हो गया मॉडुलस। रिप्रेजेंट करें अगर इसे, तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए, और दोनों तरफ से इसे बंद कर दिए, पैक कर दिए, ये हो गया मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। अब इसका लिखना है केवल मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो इसे लिखेंगे सिंपली ए। इसके ऊपर से जो एरो था, जो वेक्टर को का रिप्रेजेंटेशन था, जो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसे हटा दिया गया। ये हो गया केवल और केवल सिंपल, इसका बचा मैग्नीट्यूड, इसे ही कहा गया मॉडुलस ऑफ वेक्टर्स। तो किसी भी वेक्टर का मॉडुलस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा केवल उसे लिख दिया जाए तो वही कहलाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर। बात करते हैं फिफ्थ हेडिंग के, इसके अगली कड़ी में जो नेक्स्ट हेडिंग आती है उसे कहा जाए यूनिट वेक्टर। तो इसे रफ कर दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे लिख लें। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर्स के बारे में। तो यूनिट, जिसका नाम से ही हिंदी मतलब ही होता है एकांक, तो नेक्स्ट हेडिंग आती है यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स, तो यूनिट वेक्टर की अगर बात करें तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वही कहलाता है यूनिट वेक्टर। अब वेक्टर के डायरेक्शन के, वेक्टर के अलॉन्ग ही इसकी रहेगी डायरेक्शन। तो ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हो, उसे कहेंगे यूनिट वेक्टर। कह लें इफ अ वेक्टर, या इट इज अ वेक्टर, it is a vector of unit magnitude, it is a vector of unit magnitude। दूसरे लफ्जों में क्या कह सकते हैं, दूसरे तरीके से कहा जा सकता है कि इफ अ वेक्टर हैज यूनिट मैग्नीट्यूड देन इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अगर किसी वेक्टर का, किसी सदिश का एकांक परिमाण हो, जो उसका परिमाण वो एकांक हो, 1 हो, तो उसे कहा जाएगा यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। और ये होगा किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ, इट इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ a given vector, in the direction of a given vector, in the direction of a given vector। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए इसके ऊपर लगा देते हैं कैप, या फिर उसे कहा जाता है हैट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप और हैट। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैसे इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे कोई वेक्टर ए है, इसका अगर एकांक सदिश फाइंड करना है, हमें इसका अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो जब फाइंड कर लेंगे तो इसे लिखेंगे ए कैप, इस पे वेक्टर नहीं रहेगा। किसी भी वेक्टर का जब एकांक सदिश लिखेंगे, यूनिट वेक्टर लिखेंगे, तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से। अब ये होता क्या है, जो ये यूनिट वेक्टर है वो होता क्या है, तो ये होता है, ये हो गया यूनिट वेक्टर। ये है क्या, इसे कहा जाता है ए वेक्टर। वेक्टर जो है, ये वेक्टर था इस प्रकार से, ये था वेक्टर ए। अगर इसके मैग्नीट्यूड से इसे डिवाइड कर दिया जाए, अब मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं मॉडुलस से, क्योंकि मॉडुलस जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो मॉडुलस से अगर इसे डिवाइड कर दिया जाए तो वेक्टर ए का मॉडुलस हो गया, या फिर मॉडुलस की वैल्यू सिंपली ऐसे भी लिखी जा सकती है। इसी को कहा जाता है एकांक सदिश या फिर यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, या इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, या यूनिट वेक्टर इज द रेशियो ऑफ, यूनिट वेक्टर, unit vector is the ratio of, is the ratio of
वेक्टर, रेशियो ऑफ वेक्टर एंड इट्स मॉड्यूलस, तो किसी भी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये होता ही है रेशियो ऑफ वेक्टर, तो ऊपर लिख लिए वेक्टर अपॉन रेशियो है तो अपॉन करेंगे इट्स मॉडुलस, तो इसी वेक्टर का मॉडुलस फाइंड करें। अब मॉडुलस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को दोनों साइड से इस प्रकार से इसे पैक कर दिया गया। ये हो गया वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर ए इज इक्वल टू लिखे तो ये हो गया ऊपर वेक्टर ए का वेक्टर ए ही रह गया अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, मतलब ये हो गया ए। ये फाइंड कर लिया गया यूनिट वेक्टर। तो इसमें डायरेक्शन हमें मिल गया इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। अ यूनिट की वैल्यू हमें 1 करना ही है, तो अगर वेक्टर ए में जैसे वेक्टर ए तो वेक्टर ए का मान लिया गया यही है 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, मान लिया गया कोई वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो 3 मीटर पर सेकेंड है। अब इसे क्या बनाना है, अगर इसे लिखें तो कोई वेक्टर दिया गया वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, पूर्व दिशा में ये हो गया टुवर्ड्स ईस्ट। अब अगर इसका यूनिट वेक्टर हमें चाहिए तो यूनिट वेक्टर मतलब इसका मान 1 करना होगा। 1 करने के लिए क्या करें, इसके मैग्नीट्यूड से इसे डिवाइड कर दें। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस लिखें तो क्या कहा गया, मॉडुलस लिखने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं। केवल मैग्नीट्यूड लिखें तो ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। इसका अगर एकांक सदिश फाइंड करें ए कैप, तो ए कैप इज इक्वल टू होता है कोई भी वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट अपॉन इसका मॉडुलस मतलब इसका मैग्नीट्यूड है 3 मीटर पर सेकेंड। तो अब केवल ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट, तो एकांक सदिश बन गया गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में। तो इसीलिए यूनिट वेक्टर समझने वाली बात है, इसका आगे उपयोग होगा। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर, इट इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप या ए हैट। A unit vector is the ratio of vector and its modulus, और इस प्रकार से इसे रिप्रेजेंट कर लिया गया। ये हो गया यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ये हो गया वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए को सिंपली ए भी लिखा जा सकता है। तो अब देखते हैं अगला हेडिंग, यूनिट वेक्टर से ही रिलेटेड जो है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो अगली हेडिंग है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। इससे पहले यूनिट वेक्टर्स हम समझ चुके हैं। यूनिट वेक्टर्स क्या है, एकांक सदिश है जिनका परिमाण 1 हो, जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, एकांक हो, उन्हें कहा जाता है यूनिट वेक्टर्स। अब 2 यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर वर्क कर रहे हो या 3 यूनिट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर वर्क कर रहे हो तो इन्हें कहा जाएगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। जैसे ये 2 यूनिट वेक्टर्स हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर वर्क कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये हो गया वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तीसरा एक और यूनिट वेक्टर है, या तो 2 एक्ट करें एक दूसरे के परपेंडिकुलर या फिर 3 यूनिट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट करें। इस प्रकार से ये जो पिंक कलर दिख रहा है इधर एक्स एक्सिस, इधर ग्रे कलर की तरफ इधर हो गया वाई एक्सिस और सामने की तरफ हो गया जेड एक्सिस वाइट कलर। तो इस प्रकार से ये बना लिया गया। अगर 3 यूनिट वेक्टर या 2 यूनिट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर वर्क करते हैं तो इन्हें कहा जाएगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट किया जाए आई से, आई कैप, यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। इस बात को लिख लेते हैं कि यूनिट वेक्टर्स along x axis comma y axis and z axis are represented represented or denoted, या डिनोटेड ही लिख दें, डिनोटेड बाय। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो कह लिया गया
आई कैप, कॉमा वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसे कह लिया गया जे कैप, यहाँ भी लिख दें, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसे कह लिया गया के कैप। तो यूनिट वेक्टर्स along x axis, y axis and z axis are denoted by I cap, j cap and k cap respectively। तो अब इस डायग्राम को कंप्लीट करें। डायग्राम को कंप्लीट करते हैं तो ये तीन एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर बना लिया गया। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर वर्क कर रहा है आई, और फिर y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर वर्क कर रहा है j, और फिर इधर z एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर वर्क कर रहा है k कैप हो गया ये। अब उसके बाद हम यूनिट वेक्टर्स पढ़ चुके हैं कि यूनिट वेक्टर्स कैसे फॉर्म करते हैं। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए उस वेक्टर को उसके मॉडुलस ऑफ वेक्टर से करते हैं डिवाइड, मैग्नीट्यूड से करते हैं डिवाइड। तो i की वैल्यू अगर फाइंड करें i, तो i कैप मतलब यूनिट वेक्टर i कैप अगर कहें, यूनिट वेक्टर i कैप क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी। आई कैप जो वर्क कर रहा है वो कर रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर एक्स अपॉन, अब इसे देखें तो अपॉन में लिखना पड़ेगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर एक्स। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर एक्स लिखें तो लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर एक्स, और इसकी वैल्यू एक्स ही होगी, तो ये हो जाएगा एक्स वेक्टर अपॉन एक्स। तो आई कैप इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, आई कैप इज इक्वल टू लिखा जा सकता है वेक्टर एक्स अपॉन एक्स, या फिर इसे कहा जा सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अपॉन करके, तो वेक्टर एक्स इज इक्वल टू हो गया एक्स आई, इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर एक्स इज इक्वल टू हो गया एक्स आई। ऐसे ही यूनिट वेक्टर जे कैप की अगर बात करें तो जे कैप जो यूनिट वेक्टर है वो कर रहा है अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर वर्क कर रहा है तो इसके इधर देखा जाए तो इधर वेक्टर है वाई वेक्टर, हो गया वेक्टर वाई अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर वाई इज इक्वल टू, इसे भी कहा जा सकता है वेक्टर वाई अपॉन वाई। इसे अगर इन दोनों को सॉल्व करें मतलब मल्टीप्लाई करें तो वाई वेक्टर वाई इज इक्वल टू हो जाएगा वाई इंटू जे डैश, वेक्टर y इज इक्वल टू हो जाएगा y इंटू जे कैप। फिर उसके बाद यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर j के लिए हो गया, और फिर यूनिट वेक्टर k के लिए फाइंड करें तो यूनिट वेक्टर k इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर k कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ। अब k किसके अलॉन्ग वर्क कर रहा है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर है वो हो गया वेक्टर z अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर z इज इक्वल टू, इसे कह सकते हैं जेड वेक्टर जेड अपॉन जेड, क्योंकि मॉडुलस ऑफ जेड मतलब मैग्नीट्यूड लिख रहा है, मैग्नीट्यूड लिख दिया गया। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर z इज इक्वल टू हो गया वेक्टर z इज इक्वल टू हो गया जेड के कैप। बस यहीं से हम वैल्यूज़ को कंबाइंड करके लिखते हैं और कोई वेक्टर बनाते हैं तो लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इस प्रकार से एक वेक्टर फॉर्म हुआ और जिसका इसमें अब होगा भरपूर उपयोग। तो इसे आप ध्यान से समझ लें, इसका स्क्रीनशॉट लें और साथ के साथ अगर नोट्स बनाते चलें तो सोने पे सुहागा रहेगा। तो देखते हैं अगली हेडिंग, तब तक आप इसे कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है कोलिनियर वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर्स जो सेम लाइन के अलॉन्ग वर्क कर रहे हो या फिर पैरेलल लाइन के अलॉन्ग वर्क कर रहे हो तो कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। दोज वेक्टर्स या दोज वेक्टर्स पूरा ही लिख दें, दोज वेक्टर्स which acts along same line, which acts along same line or along parallel line, are called कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स किन्हें कहेंगे? दोज वेक्टर्स विच एक्ट्स अलॉन्ग सेम लाइन और अलॉन्ग पैरेलल लाइन
आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। तो सेम लाइन में अगर वर्क कर रहे हैं, जैसे इस प्रकार से बना लिया जाए, ये हो गया वेक्टर ए, और इसी लाइन में एक दूसरा वेक्टर भी वर्क कर रहा है, वेक्टर बी। तो ये सेम लाइन के अलॉन्ग है और सेम डायरेक्शन में भी वर्क कर रहे हैं, इन्हें कहा जाता है लाइक वेक्टर्स, इन्हें कहा जाता है लाइक वेक्टर्स। दूसरा, अगर इन्हें सेम लाइन न बना के पैरेलल लाइन में बनाए, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, अगर ये पैरेलल लाइन में भी बना लिए गए तब भी इन्हें कहेंगे लाइक वेक्टर्स। दोनों किसके अंतर्गत आएंगे? लाइक वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होंगे? जो सेम लाइन के अलॉन्ग वर्क कर रहे हो या फिर पैरेलल लाइन के अलॉन्ग वर्क कर रहे हो। तो अब दोनों अगर सेम लाइन के अलॉन्ग वर्क कर रहे होंगे तो उन्हें कहा जाएगा लाइक वेक्टर्स। एक सेम एक ही लाइन में वर्क कर रहे हैं, सबका डायरेक्शन एक ही है, इन दोनों का डायरेक्शन एक ही है, इन भी दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो या तो वो सेम लाइन में रहेंगे या पैरेलल लाइन में रहेंगे, उन्हें कहेंगे लाइक वेक्टर्स। अब दूसरी कंडीशन में अगर दोनों सेम लाइन में वर्क तो कर रहे हैं, बाकी डायरेक्शन उनका अगर अपोजिट है, लाइन सेम है लेकिन डायरेक्शन इनका अपोजिट कर दिया जाए, ए मान लिया गया इधर जा रहा है वेक्टर ए, अब वेक्टर बी इसी लाइन में इधर जा रहा है, तो इन्हें कहेंगे अनलाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स। तो अनलाइक वेक्टर्स हो गए। दूसरा पैरेलल भी है, इधर भी जा रहे हैं, वेक्टर ए हो गया और दूसरा इधर की ओर आ रहा है, ये हो गया वेक्टर बी, इसे भी कहेंगे अनलाइक वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर हो गया, इससे पहले था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट तो चीज़ें नहीं हैं लेकिन हम जानने के लिए पढ़ सकते हैं। जैसे इसके बाद है फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर क्या होंगे? ऐसे वेक्टर, यहाँ लिख दें अगर फिक्स्ड वेक्टर, या रफ करके ही इसे लिख रहे हैं, तो फिक्स्ड वेक्टर्स की बात करते हैं। फिक्स्ड वेक्टर्स, तो इनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड रहेगा। तो फिक्स्ड वेक्टर्स क्या होंगे? दोज वेक्टर whose इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, तो इन्हें कहेंगे फिक्स्ड वेक्टर। जैसे पोजीशन वेक्टर, इसका एग्जांपल क्या होगा? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। दूसरा, फिक्स की जगह बात करें फ्री वेक्टर्स, नौवां वेक्टर हो गया फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होंगे? फ्री वेक्टर वो होंगे जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो, whose इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स, इज नॉट फिक्स, इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स। जैसे कह लें वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। नेक्स्ट बात करें कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर, एक ही प्लेन के जो वेक्टर्स होंगे उन्हें कहा जाएगा कोप्लेनर वेक्टर्स, एक ही प्लेन में। तो एक्स, दोज वेक्टर विच एक्ट्स इन सेम प्लेन, those vectors which acts in same plane are called coplanar vectors। फिर कहें को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स, तो ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, उन्हें कहेंगे को इनिशियल, मतलब सब साथ ही एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो जिन वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम हो उन्हें कहा जाता है को इनिशियल वेक्टर्स। हैव सेम इनिशियल पॉइंट, हैव सेम इनिशियल पॉइंट। जैसे ये यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ से एक वेक्टर इधर की ओर जा रहा है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर इधर की ओर जा रहा है वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर इधर की ओर जा रहा है वेक्टर सी, तीसरा वेक्टर इधर की ओर जा रहा है वेक्टर डी। तो इस प्रकार से वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी सब एक ही पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस ऐसे वेक्टर्स को कहा जाएगा को इनिशियल वेक्टर्स।
बात करें लास्ट टॉपिक की, कोटर्मिनस वेक्टर। कोटर्मिनस वेक्टर, कोटर्मिनस वेक्टर्स, तो ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट हो, समाप्त हो जाए, उन्हें कहा जाता है कोटर्मिनस वेक्टर। जैसे ये हो गया O, इस पर वेक्टर A आया और ये खत्म हो गया, इस पर वेक्टर B आया और ये भी यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, इसी पे वेक्टर C आया, ये भी टर्मिनेट हो गया, तो ये हो गया कोटर्मिनस वेक्टर्स। तो ये था हमें पढ़ना यही था कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स का है, या सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेक्टर। अब एक बात और समझ लेते हैं कि किसी भी वेक्टर में अगर रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तब क्या होता है। तो मान लिया गया ये कोई वेक्टर हो गया, वेक्टर A, वेक्टर A, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2A, मतलब नया वेक्टर बन गया, ये 2A बन गया। इसका एम्पलीट्यूड जितना भी ये रहा होगा इसका ये हो जाएगा डबल, क्योंकि जब नया वेक्टर बनेगा तो नए वेक्टर में अगर 2 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसके मैग्नीट्यूड में होगा मल्टीप्लाई, और मैग्नीट्यूड में होगा मल्टीप्लाई, तो मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई होने की वजह से जितना भी इसका मैग्नीट्यूड रहेगा उसका उतने गुना हो जाएगा जिस भी रियल नंबर का मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे अगर कोई वेक्टर A है, इसमें अगर ABC या XYZ का मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, मान लिया गया लेमडा का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा लेमडा वेक्टर A। तो वेक्टर A में लेमडा का मल्टीप्लाई जो कि रियल नंबर, इसका मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला लेमडा इंटू वेक्टर A, और लेमडा इसकी वैल्यू कितनी गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा लेमडा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। अब इसे समझते हैं, वेक्टर A हो गया, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो इसका मैग्नीट्यूड, अब जितना भी A का मैग्नीट्यूड रहा होगा उसका 2 गुना, तो ये जितना भी था इसका 2 गुना हो जाएगा। अब ये यहाँ से होगा, ये हो गया 2A, नया वेक्टर बन गया हमारे पास, वेक्टर B इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू वेक्टर A। अगर -2 का मल्टीप्लाई करें, -2 का मल्टीप्लाई करें मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, इसमें अगर -2 का मल्टीप्लाई करें या -1 का मल्टीप्लाई अगर पहले करते हैं तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, -1 का मल्टीप्लाई करने की वजह से डायरेक्शन हो गया इसका चेंज, ये हो गया वेक्टर B बन गया, मान लिया गया ये वेक्टर C है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस वेक्टर A। -1 का मल्टीप्लाई किए तो माइनस वेक्टर A हो गया, इसकी डायरेक्शन बदल गई। अब उसके बाद -2 का मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड तो 2 गुना हो ही जाना है, मैग्नीट्यूड 2 गुना हो गया, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई करने की वजह से डायरेक्शन इसका हो गया चेंज, तो वेक्टर D इज इक्वल टू हो जाएगा -2 वेक्टर A। तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। तो अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आगे के थियरम्स के लिए नया आयाम देगा वेक्टर अलजेब्रा के लिए, तो वो वीडियो आप मिस नहीं करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।